अरे बैठो सब लोग। हाँ भाई क्या हुआ है? एक मिनट, सब लोग चुप हो जाओ। सबसे पहले किसने बनाया असाइनमेंट अभी? मॉलिक्यूलर का फर्स्ट किसने नहीं बनाया वो हाथ खड़ा करेंगे। क्या हुआ भाई तुझे? है? अच्छा क्यों? वो भी बना? क्यों नहीं बनाया? और कौन कौन है जरा हाथ खड़ा करो, मॉलिक्यूलर नहीं बनाया। मॉलिक्यूलर जिसने नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया बेटा तुम लोगों ने? एक मिनट सुने सब लोग, बस बेटा सुनो सब लोग। मॉलिक्यूलर का सेकंड भी मैंने डाल दिया उसमें, ठीक है। टोटल 3 है। आपके पास टाइम है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे तक का टाइम है। सुन लो सारे, 3 मेंडेलियन 3 मॉलिक्यूलर, ठीक है। उसमें से एक मॉलिक्यूलर शायद रह जाए आपका बनाना। 5 असाइनमेंट मेरे को सबके बने हुए चाहिए। कोई ऐसा है जो नहीं बना पाएगा अभी बता दो। 3 मेंडेलियन। हाँ भाई है। एक मिनट। 3 मेंडेलियन 2 मॉलिक्यूलर आपको दे दिया है। 3 मेंडेलियन 2 मॉलिक्यूलर आपको बनाना है थर्सडे तक। आज का दिन है, कल का दिन है। कोई ऐसा जो नहीं बना पाएगा अभी बता दो क्यों। और कोई जो थर्सडे तक नहीं बना पाएंगे? बना लेगा भाई? क्या छोड़ना पड़ेगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। सब लोग बना लेंगे? तीनों खड़े हो जाओ पीछे, तीनों। हाँ तीनों पीछे। ये तू पीछे देख रहा है, तेरे को कह रहा हूं मैं। तीनों खड़े हो जाओ पहले। क्यों बात कर रहे हो? क्या बोला मैंने बनाने के लिए? असाइनमेंट बोला बनाने के लिए ना। बना पाओगे थर्सडे तक? है? अगर ना बना पाओ अभी बता दो, मैं बी क्लास से भगा दूं। सिंपल सा लॉजिक है। थर्सडे भगाऊंगा अभी भगा दूंगा, क्या फायदा पढ़ने का जब बना ही नहीं पाओगे तो। बना लोगे थर्सडे तक? बैठ जाओ, बात नहीं करो आपस में। और कोई जो थर्सडे तक नहीं बना पाएगा? कहां गया वो? बना लेगा? 3 मेंडेलियन और 2 मॉलिक्यूलर थर्सडे तक बनाना है सबको, ठीक है। बच्चे टाइम नहीं बचेगा अब आपके पास। थर्सडे नहीं आएगा? मता भाई तेरी मर्जी, इसमें कोई हमने लास्ट ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, सही है। लास्ट हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं कौन कौन से? ग्रिफिथ वाला। बेटा प्लीज बात नहीं करो, बहुत सारा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे। सुने सब लोग, हमने लास्ट। आ तो रही है, अब आ रही है। बेटा तुम लोग चुप होगे तो आवाज आएगी, बातें कर रहे हैं आपस में। आपस में बात करोगे तो ज्यादा मैं करा नहीं पाऊंगा सिलेबस को ऐसे। शांति से चीजें सुनो,
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका असाइनमेंट अभी सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होगा फिर आगे। क्लियर है? ठीक है, आपको एनी हाउ थर्सडे तक वो दोनों सॉल्व करने हैं। एक मॉलिक्यूलर रह जाए, तीसरे वाला चल जाएगा। 2 मॉलिक्यूलर तक और 3 मेंडेलियन के बनाने हैं आपने। क्लियर? सही है? ठीक है, संडे को मैं आपका टेस्ट अलग से प्लान कर लूंगा ऑफलाइन में कि आपका एक टेस्ट हो रहा है। टेस्ट की पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे या आपके ग्रुप में डाल दूंगा। मेंडेलियन मॉलिक्यूलर का संडे को तैयार करके 100 क्वेश्चन के आसपास का टेस्ट दे दो। नहीं तो इस आपको समझ नहीं रहे हो अभी भी आप। 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है चैप्टर के दोनों मिला के। समझ में आ रहा है? 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो पूरी जान लगाओ इस टॉपिक पे और इसको टेस्ट की फॉर्म में देना है आपने। ठीक है? क्लियर है? सही है। ऐसा नहीं है कि समझ लिया उससे चल जाएगा। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे नहीं बनेंगे वहां क्वेश्चन। छोटे छोटे डाटा है जो याद नहीं होगा। क्या कर रहा है बेटा? सारा बंद मत कर, जला दे उसको। लाइट जला उसको। नहीं, जला दे बेटा, जला दे। दिख नहीं रहा मुझे। बस बस बस, रहने दे, बता दूंगा। फोटोसिंथेसिस का है, आज आना चाहिए था। आ जाएगा, मैं करता हूं। बस, बात नहीं करो। लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड। ग्रिफिथ का ईयर बताएंगे। ऑर्गेनिज्म यूज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और माइस। इसका 1944। स्ट्रेप्टोकोकस, यस। इसमें एस स्ट्रेन और आर। क्या कंक्लूजन आ रहा है? कंक्लूजन क्या आ रहा है इसका पहले वाले का? क्या बोले जा रहे बेटा? सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हाँ, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसको कन्वर्ट करता है? ट्रांसफॉर्म करता है आर को एस में। ट्रांसफॉर्म आर इंटू एस, ट्रांसफॉर्म करता है आर को एस में। ठीक है, यहां आगे चलते हैं बेटा। अब हमारे पास आ गया मैक्लोइड एवरी मैककार्टी। इसमें हमारे पास यहां पे हम लिख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस की बात हो गई। अब सुने ध्यान से बेटा, यहां पर हमारे पास क्या लिख दिया? ईयर लिख दिया। यहां कंक्लूजन क्या है कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, डीएनए क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हर्षे चेज है, इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास हर्षे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है। हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ठीक है, हर्षे और चेज वॉटसन क्रिक से 1 साल पहले है। तो हर्षे और चेज क्या ईयर आ गया? 1952। ठीक है, इन्होंने काम किया है, ई कोलाई लिया था और बैक्टीरियोफाज लिया है। इन्होंने 2 चीजें ली हैं, ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज। इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है। ये पढ़ लिया एक्सपेरिमेंट हमने हर्षे चेज का। तो बातें करोगे मैं टॉपिक खा जाऊंगा, पहले बता रहा हूं। तुम लोगों को मैं टॉपिक गायब कर दूंगा, फिर सुनने नहीं ध्यान से। अब सुनो सब लोग, हमने ये 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, पहले पूरा बेस बनाओ ध्यान से, फिर हम आगे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, बोर्ड पे ध्यान रखो सारे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने बोला है कि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर हमने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी है। डीएनए की पैकेजिंग में जो प्रोटीन हेल्प करती है यूकैरियोट्स में, वो हिस्टोन है। हिस्टोन हेल्प करती है क्रोमेटिन बनाने में, क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यस, ठीक है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहां होता है? न्यूक्लियोसोम और डीएनए है कहां है? क्रोमेटिन में। कहां है? क्रोमेटिन में। यहां तक समझ में आ रहा है? उसको अपने बीट्स ऑन स्ट्रिंग कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बीट्स ऑन स्ट्रिंग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव
और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि 1926 में जेनेटिक मटेरियल को खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। मॉर्गन, मेंडल और सटन एंड बोवेरी ने हमें क्रोमोसोम तक पहुंचा दिया था। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए हैं 1926 के बाद। पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में ग्रिफिथ का है। ग्रिफिथ ने बताया कि हमारे पास हीट किल्ड एस ट्रेन में से कोई केमिकल मूव करता है आर में और उसको एस में बदल देता है, विच इज चेंज इन फिजिकल फॉर्म। चेंज इन फिजिकल फॉर्म, उसको उन्होंने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसका केमिकल नेचर अननोन है पर उसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा। ये चीज ठीक है, क्या रखा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। याद रखना कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस ट्रेन में क्या बनवा रहा है? म्यूकस का कोट। क्या बनवा रहा है? म्यूकस का कोट। अब हम आ जाते हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एवरी मैककार्टी मैक्लियोड की। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने सेम बैक्टीरिया यूज किया और उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है। उन्होंने कहा कि जब मैं आरएनएज और प्रोटीएज यूज कर रहा हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिवेंट नहीं हो रही, और जब मैं क्या यूज कर रहा हूं? डीएनए, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिवेंट हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ये हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है बेटा? अब एक्सपेरिमेंट आता है हर्से चेस का। हर्से चेस का एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बोलूंगा, उसको समझना ध्यान से, नहीं तो एक्सपेरिमेंट पढ़ के ये समझ नहीं आता प्रूफ क्या कर रहे थे। सबसे पहली लाइन जिसपे 2 साल क्वेश्चन आया है, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है कोई डाउट नहीं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब हमने जो प्रूफ किया उस पर किसी को डाउट नहीं है। क्या प्रूफ है? कि डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। मैं रिपीट करूंगा एक बार, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया है? हर्से चेज ने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर्से चेज को यह पता था कि ई कोलाई के ऊपर वायरस लगकर उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, यह पता था। जेनेटिक मटेरियल को जो ई कोलाई है वो अपना खुद का ट्रीट करता है और उसकी कॉपी बनवाता है, और खूब सारे वायरस बन के उस सेल में से निकल जाते हैं। ये हर्से चेज को पता था। उन्हें यह प्रूफ करना था कि जो चीज एंटर करी वो डीएनए है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर्से चेज को क्या पता था? यह बहुत जरूरी है समझना आपको। हर्से चेज को यह पता था बेटा, हर्से चेज को यह पता था कि हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास जो चीज एंटर कर रही है, ध्यान सुनेंगे, हर्से चेज को क्या पता था वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या समझना है, सुनो। देखो, हमारे पास अनइक्विवोकल, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये किसके काम से आया? ये प्रूफ किया किसने? प्रूफ बाय हर्से एंड चेज। हर्से एंड चेज नाम के साइंटिस्ट दो हैं, इन्होंने प्रूफ किया। एल्फ्रेड हर्से, मार्था चेज। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। इनको वायरस की लाइटिक साइकिल पता था। उनको क्या पता था ये सुन लो ध्यान से। उनको जो बातें पता थी वो मैं बताने जा रहा हूं। सुनो, उनको क्या पता था, बोर्ड पे ध्यान दो। उनको यह पता था कि वायरस जो है वो प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, ये आ गया। ये बैक्टीरिया का जो सेल है इस जेनेटिक मटेरियल को खुद का मटेरियल ट्रीट करके उसकी कॉपी बनाता है, और फिर ये सेल में से वायरस बाहर निकल जाते हैं। ये बात उन्हें पता थी। उन्हें क्या पता थी? लाइटिक साइकिल पता थी। किसकी? बैक्टीरियोफाज की। वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज। तो हर्से और चेज को, बोर्ड पे ध्यान रखो, हर्से और चेज को क्या पता था? उन्हें पता था कि जो बैक्टीरियोफाज है वो किस पे अटैक करता है? बैक्टीरियोफाज किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस वो किस में एंटर करता है? किस में एंटर करता है?
एंटर इनटू बैक्टीरिया। ये बात समझ में आ रही है? जेनेटिक मटेरियल किस में एंटर करता है? बैक्टीरिया में एंटर करता है। बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? खुद का ट्रीट करता है। यस, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है कि उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। तो बैक्टीरिया ट्रीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, मटेरियल ऑफ वायरस लाइक इट्स ओन, इट्स ओन। उसके बाद क्या होगी? कॉपी बनेगी। यस, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर्म, सही है, उसकी कॉपी बनेगी। और फिर क्या होगा बेटा? नए वायरस बनेंगे और वो सेल को क्या करेंगे? ब्रेक करके निकल जाएंगे, नए वायरस बनेंगे। और क्या होगा? लाइसिस ऑफ सेल होगी। लाइसिस क्या मतलब? टूट जाएगा। अब देखो इधर, देखो ध्यान से, ये स्टेप को इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें वायरस जो है वो अटैच हो गया है किस पर? बैक्टीरिया पे। समझ में आ रहा है? वायरस जो है बैक्टीरिया पर अटैच हो गया है। तो उनको क्या पता था कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में जाता है, बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को खुद के जेनेटिक मटेरियल जैसा ट्रीट करता है, उसकी कॉपी बनवाता है और सेल उसको, सेल टूटता है और वो जेनेटिक मटेरियल बाहर चला जाता है। अब उन्होंने क्या किया? उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए का है, ये जेनेटिक मटेरियल केमिकली डीएनए है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? सुनना ध्यान से। उनको ये आइडिया था कि जो वायरस है, वायरस जो है वो दो चीजों का बना हुआ है। तो वायरस इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का। डीएनए का है और प्रोटीन का है। तो उन्होंने क्या किया? दो टाइप के वायरस बनाए। उन्होंने क्या किया? टू टाइप ऑफ वायरस को फॉर्म किया। दो टाइप के वायरस फॉर्म किए उन्होंने। ध्यान से सुनना। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने दो टाइप के वायरस फॉर्म किए। सबसे पहला उन्होंने जो फॉर्म किया, सुनना इस बात को, तो वायरस इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इन्होंने दो टाइप के वायरस बनाए। इन्होंने क्या किया? दो टाइप के क्या करे? वायरस बनाए। कौन सा वायरस? मतलब वायरस ऑब्टेन किए। एक वो जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी। क्या थी इसके पास? रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी। अब ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैसे आ गई वायरस में? उसको ग्रो किया किस पे? ग्रो ऑन S35। भाई सल्फर का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32, 32 होता है। देखो क्या होगा, एग्जाम में बैठ के याद नहीं आएगा कि सल्फर 32 है या फास्फोरस 31 क्या है, ये याद नहीं आएगा। आपने ध्यान रखना है कि सल्फर 32 होता है, उससे ज्यादा उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। फास्फोरस 31 होता है, उससे ज्यादा उसका रेडियो एक्टिव है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रो किया S35 सोर्स पे। किसको? वायरस पे। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला वायरस बन गया। तो वायरस जिसके पास क्या है? S35 है, तो उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव। मेरी बात समझ में आ रही है? हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट अभी चालू नहीं किया हमने, हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि हर्षे और चेज ने एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्हें पता क्या था? उन्हें यह पता था कि वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को अपना मान के उसकी कॉपी बनाता है और फिर वो सेल को तोड़ के निकल जाता है। अब उन्हें यह पता था कि वायरस दो चीजों का बना है, प्रोटीन और डीएनए का, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो उन्होंने दो अलग अलग टाइप के वायरस बनाए। एक ऐसा वायरस जिसको उन्होंने सल्फर पे ग्रो किया, तो उसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो किया तो क्या रेडियो एक्टिव हो गई? प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई। दूसरा वायरस उनके पास क्या आ गया? जिसके पास डीएनए रेडियो एक्टिव है। तो डीएनए रेडियो एक्टिव लाने के लिए उसको किस पे ग्रो किया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे। तो ग्रो किया किस पे? ग्रो ऑन P32, जो क्या है? रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। यहां तक समझ में आ रही है? जिसके पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्हें क्या प्रूफ करना है? कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूफ करना है। उनके पास दो वायरस हैं, एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, एक में रेडियो एक्टिव डीएनए। दो अलग अलग वायरस हैं। यहां तक क्लियर है? अब जरा उसका एक्सपेरिमेंट देखो क्या था एग्जैक्टली। एक्सपेरिमेंट समझो, एक्सपेरिमेंट समझो बेटा।
इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। समझने की कोशिश करना, आसान है ये। देखो उन्होंने क्या किया। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है समझो। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन में क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन में क्या होगा? वायरस क्या करेगा? वायरस अटैच होगा किस पे? अटैच ऑन बैक्टीरिया। वायरस किस पे अटैच हो गया? बैक्टीरिया पे अटैच हो गया। ये समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इन्फेक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इन्फेक्शन बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना। सुनना ध्यान से। वायरस हमारे पास अटैच हो गया बैक्टीरिया पे। अब उसका जेनेटिक, हमें नहीं पता क्या है जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल किस में एंटर कर जाएगा? बैक्टीरिया में। तो जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया किस में? बैक्टीरिया में। एंटर इनटू बैक्टीरिया। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये जेनेटिक मटेरियल है किसका? वायरस का। ये किसका है? वायरस का। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल है। यहां तक समझ में आ रही है? दूसरा स्टेप हमारे पास है ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? ब्लेंडिंग। तो पहले स्टेप का क्या नाम है? इन्फेक्शन। दूसरे स्टेप का नाम है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है बेटा? समझो मेरी बात, समझो। देखो इस चीज को समझेंगे। मान लो मेरी तरफ देखो। मान लो ये बॉटल है, इसमें इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल था। ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में चला गया। तो जेनेटिक मटेरियल वायरस से अलग हो गया। पर ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, ये अभी भी बैक्टीरिया के सतह पे, सरफेस पे अटैच है। यहां तक समझ में आ रही है? वायरस अभी भी किसके सरफेस पे अटैच है? बैक्टीरिया के। अगर मैं इनको हिला दूं, ब्लेंड कर दूं, तो ये वायरस का कवर जो भी है और बैक्टीरिया अलग हो जाएगा। इसका मतलब मैंने वायरस का कवर और वायरस का जेनेटिक मटेरियल दूर दूर कर दिया। समझ आ गया? बोलो। ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वायरस का कवर है अभी भी बैक्टीरिया से अटैच है। ब्लेंडिंग करने से वो कवर हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया से अलग कर दिया कि नहीं? तो ब्लेंडिंग क्या करता है बेटा? ब्लेंडिंग रिमूव करता है, मुझे नहीं पता वो कवर किसका है, तो रिमूव करता है जो कवर है या कोट है किसका? वायरस का। यस, फ्रॉम बैक्टीरिया। किससे अलग कर दिया? बैक्टीरिया के सरफेस से। तो उसके सरफेस से हमने उसको अलग कर दिया। तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं? हम इस चीज को इस तरीके से, टेस्ट ट्यूब को गोल गोल घुमाते हैं। इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं। तो जो मेरे पास हैवी चीज आती है, हैवी चीज कहां आती है? नीचे। इसको कहते हैं पैलेट। पैलेट पे क्या आ जाएगा? हैवी आ जाएगा। जो भी हैवी होगा वो किस में आ जाएगा? पैलेट में। ऊपर लिक्विड जो है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। यस, सुपरनेटेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जो पैलेट है उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, क्योंकि ये जो वायरस का कवर है ये हल्का है। तो पैलेट में क्या आ जाएगा? पैलेट में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया आएगा? नहीं, बैक्टीरिया विद वायरस जेनेटिक मटेरियल। यस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल किस में आ गया? पैलेट में। किस में आ गया? पैलेट में। यस। और सुपरनेटेंट में क्या आ जाएगा? कवर ऑफ वायरस। यहां तक समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि पैलेट में कौन आएगा, आप लिखोगे बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, याद रहेगा? बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। और इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ कवर आ जाएगा। यस। तो अब हमने क्या देखा? सेम स्टेप यहां किया। मैंने यहां पर जो ले रखी है, यहां पर मैंने सबसे पहले ले रखा रेडियो एक्टिव सल्फर। इसका मतलब मैंने जो वायरस लिया है, उस वायरस में क्या रेडियो एक्टिव है? प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। पहले वाले में जो मैंने लिया है, इसमें मैंने कौन सा वायरस लिया है? जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। कौन सा लिया है? जिसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। क्या है? प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। यस, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। तो यहां पर ध्यान सुनेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है? ध्यान से देखेंगे। यहां पर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है? सोचो।
रेडियो एक्टिविटी आ रही है सुपरनेटेंट से। क्लियर है? रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है हमारे पास? सुपरनेटेंट से आ रही है। तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? सुपरनेटेंट से। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मैंने प्रोटीन रेडियो एक्टिवली मतलब S35 लिया तो रेडियो एक्टिविटी मुझे सुपरनेटेंट से मिली। लेकिन जब मैंने यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव लिया, जब मैंने डीएनए रेडियो एक्टिव लिया, डीएनए क्या लिया? रेडियो एक्टिव, मतलब मैंने P32 लिया। सेम स्टेप किए। कौन कौन सा? इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग, तीसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों स्टेप किए। तो जब मैं इन तीनों स्टेप को करूंगा, ध्यान सुनेंगे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया से मिली। रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली? रेडियो एक्टिविटी कहां से मिली बेटा? फ्रॉम बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के पास किसका जेनेटिक मटेरियल था? हैविंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, हैविंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो रेडियो एक्टिविटी मिली फ्रॉम बैक्टीरिया से, जो कहां प्रेजेंट है? पैलेट में। कहां प्रेजेंट है? पैलेट में। तो पैलेट से रेडियो एक्टिविटी मिली। और किससे मिल रही है वो? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस से। इसका यह मतलब हुआ, देखो ध्यान से, मैंने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया और मैं कह रहा हूं रेडियो एक्टिविटी जेनेटिक मटेरियल से मिल रही है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया। समझ आ रहा है? मैंने कहा मैंने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, रेडियो एक्टिविटी आ रही है पैलेट से। कहां से? बैक्टीरिया से। सही है? इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। यस, किसका जेनेटिक मटेरियल है? वायरस का। इससे क्या प्रूफ हो गया? दिस प्रूफ, ध्यान सुनेंगे, दिस प्रूफ दो चीजें। ए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। पहली बात ये प्रूफ हो गई। दूसरा, ये भी बात प्रूफ हो गई कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। ये भी तो प्रूफ हो गया, क्योंकि इस वाले में रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही थी? प्रोटीन से, सुपरनेटेंट से। अगर मैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं ब्लेंडिंग का स्टेप नहीं करता तो दोनों केस में पैलेट से रेडियो एक्टिविटी मिलती। ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या पूछ सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, स्टेप्स के नाम लिख देगा और कहेगा कौन सा वाला सीक्वेंस सही है, जिसके बाद कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है? वो उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, पहला ये हो गया। दूसरा डायरेक्ट स्टेटमेंट, किस हमें रेडियो एक्टिविटी कहां से मिल रही है। समझ आ रहा है? रेडियो एक्टिविटी कहां से मिल रही है। मुश्किल क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ब्लेंडिंग नहीं करूंगा तो रेडियो एक्टिविटी कहां से मिलेगी, वो उसका मुश्किल क्वेश्चन। इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, दूसरा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जहां पे बच्चे को कंफ्यूज करना है, P32 की जगह P35 कर दो, S32 कर दो। इसलिए मैंने बोला इसको याद कैसे रखोगे? सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट याद है, उससे ज्यादा। क्लियर है? इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर? सही है? हाँ बेटा, एक्चुअल में उसने लिया ही बैक्टीरियोफाज है, उसको पता था उसमें दो चीजें, डीएनए और, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको क्या पता था ये देख ले। ठीक है? उसको ये पता था। सही है, उसको पता था उस वायरस में दो चीजें हैं। जो बैक्टीरिया को अटैक करा मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसको ये पता था। बनाओ बेटा जल्दी से बच्चे, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। जल्दी करो। तू कहां जा रहा है भाई भास्कर? यहां आ गया जा सबसे। अच्छा, अपने दोस्त के, तू आ गया, दोनों आ गया, दोनों आ गया, जाओ जल्दी, चोट ना खा जियो। यहां आगे, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, लास्ट, दोनों आ गया, सबसे लास्ट में। हाँ दोनों, यहाँ मेरे पास आओ। हाँ बेटा,
आरएनए अभी कराऊंगा यार, अभी पहले एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, एनसीईआरटी पढ़ बस। है, एक मिनट रुक। एक्चुअल में क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए नहीं एंटर करता, तो और बैक्टीरिया हैवी होता है वायरस से। नहीं नहीं, डीएनए को अलग करने के लिए बैक्टीरिया में डाला है, नहीं तो डीएनए और वायरस के अंदर रहता ना तो वो ऊपर ही रहता। अरे तू मुझे बता, वायरॉइड और वायरस में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है? वायरस का, क्योंकि प्रोटीन कवर का ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। कहां चले गए अभी दोनों जिनको खड़ा किया था अभी? इधर आओ, एक इधर आ, यहाँ जल्दी, यहाँ बैठ। हाँ बच्चे, क्या पूछ रहा था? हाँ, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, सुपरनेटेंट में आई। हाँ, और दूसरे वाले में पैलेट में आई, और पैलेट में बैक्टीरिया था। यस। हाँ, और पूछो, कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी देख। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं पता मुझे ना, मैंने कहीं खोजा ऐसा। हाँ, एक्चुअल में क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट हमेशा पढ़ाए जाते हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तू 44 याद कर, क्योंकि हम वो ईयर लिखेंगे जब कंक्लूजन आया होगा। ऑल दो वो सीरीज पूछेगा नहीं, वो 33 44 ही लिख के पूछेगा। एक्चुअल में क्या करता है ना, एनसीईआरटी को लिखने का उसका एक तरीका है, वो उसी तरीके से उस चीज को करता भी है। कोई कुछ पूछना है किसी को? जिनके पास लिखा हुआ है नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी रीड कर लो। तुम लोग एनसीईआरटी नहीं समय मिलेगा, क्वेश्चन कैसे बनाओगे थर्सडे तक? बनाएगा नहीं बेटा तू? हाँ, ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो वो कवर भी उस पर चिपका रहेगा, तो वो भी पैलेट में आ जाएगा बैक्टीरिया के साथ। तो रेडियो एक्टिविटी कहां से मिलेगी? दोनों केस में पैलेट से। सही है, लिख लिया? जल्दी करो। हाँ बेटा, हमें ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में एंटर किया, तो बैक्टीरिया हैवी होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से वो पैलेट में जाएगा ही, जो हैवी चीज है वो नीचे बैठती है। ठीक है, अब अगर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया से मिल रही है, तो हमने रेडियो एक्टिव किसको किया था, बैक्टीरिया को कि वायरस को? वायरस को किया। ठीक है, वायरस का क्या किया था? हाँ, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव किया था। ठीक है, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी आ रही है वायरस के जेनेटिक मटेरियल से, और वहां हमने डीएनए रेडियो एक्टिव किया था, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया से आ रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ बेटा बोल। सेल को तोड़ता है, सेल लाइसिस करता है, बोल सकता है, बोल लो तो एक जनरल टर्म हो गई। जनरल टर्म है लाइसिस होना, लाइसिस होना जनरल टर्म है। नहीं, सेल नहीं है ये, पर मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, कॉपी बन रही है ना वायरस की। अगर वहां आर और एजिटेटेड का मतलब मिक्सिंग, एजिटेशन का मतलब ब्लेंडिंग मिक्सिंग। बेटा तू जो पूछ रहा है उसका ये मतलब है कि वायरस सेल नहीं है, पर हमने प्रूफ कैसे किया? कॉपी बन रही है, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, खुद की कॉपी बनाता है। ठीक है, अगर ये नहीं हटा, ये चिपका रह गया, तो ये बैक्टीरिया के साथ ये भी नीचे बैठ जाएगा। तो दोनों केस में, यहां और यहां, इन दोनों केस में रेडियो एक्टिविटी कहां से मिलेगी? पैलेट से। वही कह रहा हूं बस। अरे बैक स्लाइड लिख ली? बेटा बहुत धीरे लिख रहे हो, जल्दी करो। हाँ, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड आगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रही थी, उसकी प्रोजेनी नहीं बना रहे थे। यहां पर क्या है, वायरस की कॉपी से खूब सारे वायरस बने हैं, वहां क्या हो रहा था, फिनोटाइप बदल रहा था। इट इज मोर लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, किसी सेल में बाहर से डीएनए डालते हो, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदलता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है? आप डीएनए में बदलाव करते हो जिससे उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदलता है।
उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग म्यूटेशन से कैसे अलग है? वो रैंडम है। हाँ, दोनों में जीनोटाइप फिनोटाइप बदलता है। म्यूटेशन रैंडम प्रोसेस है। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग? यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस था ना, वायरस की कॉपीज बन रही हैं। तो जेनेटिक मटेरियल कॉपी बनवा सकता है किसी चीज की। यहां से प्रूफ कर रहे हैं। चलो भाई अगला लिखेंगे अब, चलो जल्दी। बैक्टीरिया का वायरस पैलेट में होने तो क्या हो गया? हमें तो रेडियो एक्टिविटी चाहिए। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि 100 के 100 बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाएंगे। हाँ, रेडियो एक्टिविटी इसलिए बनाया, रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रिलीज करता है। उसके लिए कोई काउंटर होता है मेजर करने के लिए क्या? हाँ हाँ, कुछ स्किंटिलेशन काउंटर बोलते हैं शायद, पता नहीं। बस भाई झगड़ा कर रहे हो, पूछो इसमें से। यार लिख तो लिया, नहीं लिखा है? लिखना तू जल्दी, बातें बना रहा है। जल्दी करो। हाँ बेटा। वो एस ट्रेन की बन रही है। समझ में क्या बोल रहा हूं? एस, सॉरी, एस ट्रेन से आर में चला गया, फिर आर की, आर वाला एस में कन्वर्ट होकर उसकी बन रही है, उसकी कॉपी बन रही है ना। ये हो रहा है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कि वो अपनी प्रोजेनी बना, वही ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी बनाए, ऐसा कुछ चाह रहे थे। ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं माना? उसने बोला बस उन्होंने वो मतलब कन्विंस नहीं हुए, इससे ज्यादा कन्विंस थे। ठीक है, मान लेते हैं, इस पे पकड़ते हैं ना। बहुत ज्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी, फास्ट। हाँ, अब क्या हो गया? लिखा तो है, अगर ब्लेंडिंग नहीं होगी तो पैलेट इज रेडियो एक्टिव फॉर सल्फर। क्या है? यही तो क्वेश्चन है। अगर ब्लेंडिंग नहीं होगी तो सल्फर भी रेडियो, पैलेट भी रेडियो एक्टिव आएगा। और रेडियो एक्टिव क्या आएगा? सल्फर। सल्फर फास्फोरस दोनों। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो जो खाली बैठे हुए हैं पीछे। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ो। इस वीक में इन दोनों को तैयार करके टेस्ट देना है इसका। है? जल्दी कर बच्चे, जल्दी, फास्ट। लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? हर से चेज की एनसीईआरटी पढ़ लो। उसमें क्लियरली लिखा है बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है। हाँ बेटा। है? हाँ। क्या चीज? सेंटिफिकेशन क्या होता है? ये है ना बोतल, इसको जब घुमाएगा ऐसे गोल तो फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, हैवी चीज नीचे आ जाएगी, वही सेंटिफिकेशन होता है। वो हैवी है। ठीक है, उसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, तो बैक्टीरिया नीचे बैठेगा तो जेनेटिक मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, प्रोटीन ऊपर रह जाएगी, वायरस वाली वो हल्की होती है। ठीक है। तो जो लिक्विड है ऊपर उसको कह रहे हैं सुपरनेटेंट, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं? पैलेट। हाँ बेटा। यस। सुनो भाई, अगर मुझे वायरस रेडियो एक्टिव चाहिए या बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव चाहिए, उसको रेडियो एक्टिव मीडियम पे ग्रो करना पड़ेगा, तब उसमें रेडियो एक्टिविटी आती है। सही है, अपने आप नहीं आती। पर ह्यूमन का सेल कैसे ग्रो करेगा? डिवाइड करना चाहिए ना उसमें। डिवाइड, रेडियो एक्टिविटी लाएंगे कहां से? किसी रेडियो एक्टिव चीज पर ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे प्लांट में रेडियो एक्टिविटी चाहिए, तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो रेडियो एक्टिव होने चाहिए,
ऐसा कहां लिखा था मिनरल न्यूट्रिशन में? स्ट्रॉन्शियम आ जाता है प्लांट्स में। कुछ याद ही नहीं होगा किसी को, छोड़ो ना, क्या था, हट गया है, वैसे बढ़ाता था तुम्हें। बस पूछो, कुछ पूछना है किसी को? नहीं? हाँ बेटा बोल। ब्लेंडिंग की वजह से कवर सेल से अलग हो जाता है। जब मैं कोई टेस्ट ट्यूब, ये दिखा, बॉटल दिखा, इसको जब मैं गोल घुमाऊंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगी, नीचे हैवी चीज आ जाएगी, ऊपर पानी में लाइट चीज आएगी, तो कवर लाइट है तो ऊपर पानी में रहेगा, नीचे जो इकट्ठा होगा उसमें क्या आएगा? पैलेट, उसमें क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। किसी बॉटल को जब घुमाएंगे, किसी ट्यूब को घुमाएंगे, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। मत घुमाइए, पानी गिर जाएगा नालायक। इधर देखो, इधर सुनो ध्यान से, ये बॉटल है, इसको आप ऐसे गोल घुमा रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी, हैवी चीज यहां जाएगी, तो हैवी चीज नीचे बैठ गई, लाइट चीज ऊपर रह गई, तो जो पानी है वो सुपरनेटेंट है, थोड़ा सा थिक सी चीज आएगी, वो पैलेट में आ जाएगी। तो पैलेट में कौन आएगा? बैक्टीरिया, हैवी होता है वायरस से, तो कवर ऊपर आ जाएगा, वो पैलेट नीचे आ जाएगा। क्लियर है? यही है सेंट्रीफ्यूज का मतलब, होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोल बेटा। ई कोलाई को ग्रो कराएंगे तो ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी आएगी। देखो एक चीज जो मैंने इसमें नहीं बताई और जरूरत नहीं है उसकी, एनसीईआरटी क्लियरली लिख रही है कि वायरस को जब हम ग्रो करेंगे मीडियम पे तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, पर वायरस खुद से रेडियो एक्टिव हो ही नहीं सकता, पहले किसी और चीज को ग्रो करेंगे, उसको, उस पर वायरस को, क्योंकि वायरस तो सेल ही नहीं है, वायरस को कल्चर नहीं कर सकते। वायरस को कैसे ग्रो कर सकते हैं? किसी पहले सेल को ग्रो करो, उसके ऊपर वायरस को ग्रो किया जाता है। यहां पर जो ई कोलाई लिया है ना, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, यहां पर रेडियो एक्टिव कौन है? वायरस है। बस इतना याद रखो, वायरस को रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस पे ग्रो किया, अलग अलग, सब ये सही है, अलग अलग। बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, आप वायरस को कल्चर नहीं कर सकते, वायरस को कल्चर करने के लिए जिस पर वायरस खाता है उसको ग्रो करना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? हाँ, हाँ बेटा बोल। पहले उसको रेडियो एक्टिव करेंगे, फिर उसको तो मीडियम में ग्रो कर दे, कोई भी नॉर्मल सेल को किसी मीडियम में ग्रो कर, जो रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, अब उस पर वायरस को ग्रो कर, अब वायरस रेडियो एक्टिव हो जाएगा, यही तरीका है। हाँ, वायरस इनडायरेक्टली ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ बच्चे क्या पूछ रही थी? पढ़ पढ़ पढ़, लाइन पढ़। अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे वायरस ग्रो करूंगा तो क्या रेडियो एक्टिव होगा? डीएनए। रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो करूंगा तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगी। मान लो एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो करूंगा तो डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन नहीं, क्योंकि फास्फोरस डीएनए पे जाता है, प्रोटीन पे नहीं, वो लिखा हुआ है? हो गया? लिख लिया? जल्दी जल्दी बेटा, ये डायग्राम है, जल्दी लिखो, आगे चल रहे हैं। चले आगे, चले आगे, नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा। सबने एनसीईआरटी पढ़ ली? आ जाओ। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है? हो गया? सही तो है, सही है। क्या बोल रहा है सुन ध्यान से, वो ये कह रहा है कि जैसे मेरे पास ये मीडियम है, ध्यान सुन, इसमें मेरे पास फास्फोरस दे रखा है, इस फास्फोरस पे मैं वायरस को ग्रो कर रहा हूं जो रेडियो एक्टिव है, तो उस वायरस में दो चीजें होती हैं, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन, तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि मीडियम में क्या है? रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। तो यही बोल रहा है कि फास्फोरस प्रेजेंट होता है प्रोटीन में,
डीएनए में नहीं होता, सॉरी, तो डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता, ये कह रहा है वो। अब अगली लाइन क्या बोलेगा वो, कहेगा वायरस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन नॉट डीएनए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब दो अलग अलग वायरस हैं, एक का डीएनए रेडियो एक्टिव है, एक का प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। यहां तक क्लियर है? बोलो। चलिए आगे चलेंगे, आगे आते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर मेरे से पूछोगे एक क्वेश्चन इससे भी आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस। रीजन क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन से पूछता है काफी सारा, एक इससे, पर ये चैप्टर बड़ा है तो कहीं से भी पूछ सकता है। जब 5-6 क्वेश्चन बनते हैं तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती कि यहां से पूछेगा वहां से पूछेगा। ठीक है, आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग, लॉजिकली बातें सुनो सब लोग। पहले हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, याद होगा। हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, तीनों एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसमें से हमने कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है? हर्षे चेस से। ठीक है, दूसरा हमने यह भी प्रूव कर लिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। क्लियर है? एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी लिखती है हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और यह भी प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है। यह समझ आ रहा है? फिर हमें कुछ ऐसे वायरस मिलते हैं जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब सवाल यह उठता है कि यहां पर दो सवाल हैं। सवाल यह उठता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, और दूसरा सवाल यह उठता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो सवाल हैं जो हमारे सामने है, उसको यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्लियर क्या लिख रहे हैं, सुने ध्यान से। हम ये लिख रहे हैं कि फ्रॉम हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हमारे पास क्या प्रूफ हो गया? डीएनए जेनेटिक मटेरियल। सही है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यह साबित हो गया, यह प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और यह भी प्रूफ हो गया एंड प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नॉट, यह भी प्रूफ हो गया। हमारे पास कुछ वायरस है, सम वायरस है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। यहां तक समझ में आ रहा है? अब उसमें सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर था उसकी बात करेंगे। एक टीएमवी फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर हुआ था। उसके अंदर आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। सही है? वायरॉइड में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्लियर है? हाँ, प्रोटीन नहीं होता। अब इधर देखेंगे सब लोग, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें, बोर्ड पे ध्यान रखो। हमने लिखा है टीएमवी, टीएमवी के अलावा हम एक बैक्टीरियोफाज का नाम लिख रहे हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इसमें भी आरएनए होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज में भी क्या है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब यहां से मुझे क्या बातें समझ में आई, सुनना ध्यान से। हमें यह बात समझ में आई कि न्यूक्लिक एसिड में से, डीएनए आरएनए में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हमें यह बात समझ में आ गई, प्रोटीन नहीं हो सकता। सवाल यह है, हमने एक्सपेरिमेंटली तो प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अब मुझे उसके कोई रीजन देने पड़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों नेचर ने सिलेक्ट किया। हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर चुके हैं, ये बात समझ आ रहा है? हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आएगा? डीएनए आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन बी जेनेटिक मटेरियल, बोथ कैन बी जेनेटिक मटेरियल। दोनों में से दोनों ही क्या हो सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। बोथ कैन बी जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, एक आरएनए और डीएनए दोनों हमारे पास क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब सवाल यह है कि वाई डीएनए, सवाल क्या है? वाई डीएनए। उस सवाल को लेने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि फीचर क्या होना चाहिए, किसका? जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर होना चाहिए, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर होना चाहिए,
ये हमें जानना है। उससे हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे कि वाई डीएनए। सबसे पहले सुने ध्यान से, कोई भी जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। कैसा? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। इन दोनों बातों में फर्क होता है बेटा, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल। स्पोरोपोलेनिन जो है वो केमिकली स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बहुत सारी चीजें, मान लो आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है पर वो केमिकली स्टेबल है। ये चीज समझ आ रहा है? उसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं करता। दूसरा हम कहते हैं ये रेप्लिका बना सके, एबल टू मेक रेप्लिका। रेप्लिका मतलब कॉपी। कॉपी क्यों बनानी है? सो दैट क्या हो सके? सो दैट इट कैन पास किसमें? फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। पेरेंट से किसमें जा सके? डॉटर सेल्स में जा सके, इसलिए कॉपी बनानी है। यस। स्टेबल का क्या मतलब है बेटा? मेरी बात सुनो। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टेबिलिटी का मतलब है, ध्यान सुनेंगे, एक सेल है, सुनो ध्यान से, उसने डिवाइड करके दो सेल बनाए, फिर कोई और सेल है वो डिवाइड करके और सेल बना रहा है। स्टेबिलिटी एनसीईआरटी 3 लेवल पे बात करती है। पहला, कि पूरी लाइफ साइकिल में उस जेनेटिक मटेरियल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। दूसरा, जब सेल डिवाइड करे तो कोई फर्क ना आए। तीसरा, फिजियोलॉजी में फर्क ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो तापमान बाहर 40 डिग्री है तो आपके डीएनए पर सबसे बाद में इंपैक्ट आता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले इंपैक्ट किस पे आएगा? प्रोटीन्स पे। समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसको कोई इंपैक्ट ना पड़े, नो इंपैक्ट। किसमें? इन सेल डिवीजन के वक्त, सही है, लाइफ साइकिल के वक्त, एंड चेंज इन फिजियोलॉजी। चेंज इन फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी प्रकार की कंडीशंस बदलने से कोई इंपैक्ट ना आए। क्लियर है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाए तो जेनेटिक मटेरियल पर कोई फर्क ना आए। समझ आ रहा है? मैं आसपास की कंडीशंस बदल दूं तो जेनेटिक मटेरियल पे फर्क ना आए। क्लियर है? जब मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं, एक सीड है, प्लांट बनता है, फिर सीड बनता है, तो पूरी लाइफ साइकिल पे इंपैक्ट ना आए। किस पे इंपैक्ट ना आए? जेनेटिक मटेरियल पे। स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए होती है। तीसरा हम कहते हैं अंडरगो स्लो म्यूटेशन, अंडरगो स्लो चेंज। स्लो चेंज क्यों? ताकि वेरिएशन आए। किसके लिए चाहिए मुझे ये? वेरिएशन के लिए। क्या चाहिए? वेरिएशन के लिए। क्लियर? और लास्ट हमारे पास है एबल टू एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। अब ये मेंडेलियन पैटर्न क्या है? इन मेंडेलियन पैटर्न। अब ये मेंडेलियन पैटर्न क्या है बेटा? मेंडेलियन पैटर्न का मतलब होता है एक जेनेटिक मटेरियल कोई प्रोटीन बना के ट्रेट एक्सप्रेस कर दे। जब भी मैं बोलता हूं मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, मेरा सिंपल मतलब यह है कि मेरे पास अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी प्रकार का ट्रेट एक्सप्रेस करे। समझ आ रहा है? इसका सिंपल मतलब यह है। मेंडल ने क्या बोला था? एक फैक्टर, एक ट्रेट। तो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है जेनेटिक मटेरियल, ट्रेट। क्लियर है? वो ट्रेट दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हम क्या पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इन चारों के लिए दो को कंपेयर करेंगे, मेनली डीएनए आरएनए को, और जरूरत पड़ने पर प्रोटीन बताते हुए चलेंगे। वैसे तो ये काम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन की कभी भी कॉपी नहीं बन सकती, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता। इसीलिए प्रायोन्स जो हैं हमेशा रॉन्ग फोल्डिंग से नए बनते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रोटीन से प्रोटीन की कॉपी नहीं बन सकती। ये बात समझ में आ रही है? प्रोटीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर बदल जाता है। सही है? क्लियर है? अब प्रोटीन में म्यूटेशन को लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रोटीन बनती किसी और से है। दूसरा, एबल टू एक्सप्रेस, सबसे बेहतरीन तरीके से प्रोटीन ही एक्सप्रेस करती है। पर प्रोटीन की दो बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोटीन स्टेबल नहीं होती। क्लियर है? प्रोटीन क्या नहीं होती? स्टेबल नहीं होती, और ना वो कॉपी बना सकती है। तो प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और हमारा सवाल प्रोटीन को लेके है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रोटीन नहीं है। हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि डीएनए भी है और कुछ में आरएनए भी है। डीएनए ही क्यों? समझ आ रहा है? हमने ये प्रूफ नहीं किया कि प्रोटीन भी है। हमें ये पता है दो हो सकते हैं,
सवाल यह है डीएनए ही क्यों। क्लियर है? टॉपिक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, नोट करिए, चलिए जल्दी। कुछ पूछना है पूछो। आरएनए बोला तो वायरस में क्यों होता है बात करेंगे अभी। पहले आरएनए आया था इसलिए। क्या पढ़ा था? हाँ, टेम्परेचर से डी नेचर होती है, रप्चर नहीं। डी और प्रोटीन नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, सेल साइकिल में इंपैक्ट ना आने का मतलब एक साइकिल के बाद जेनेटिक मटेरियल वही बना रहा है। हाँ, नहीं, अंडरगो स्लो चेंज का मतलब म्यूटेशन से वेरिएशन आना। असल में क्या है, अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो वो नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, क्या चीज? पर हमें स्लो चेंज चाहिए। बहुत बड़े बदलाव से क्या होगा, चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमें एक चीज बता मुझे जरा, रिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है स्लो होता है? स्लो होता है, तभी वो रिवर्सिबल कर पाते हैं। सेम अगर म्यूटेशन स्लो नहीं होगी ना तो नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर पाएगा। नेचर किसी चीज को तभी सिलेक्ट कर पाएगी जब धीरे धीरे म्यूटेट करेगा। अचानक से बड़ी म्यूटेशन हो जाए तो वो यूजलेस है। समझ आया? इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, स्लो चेंज कर रहे हैं। हाँ बेटा, और बताओ, कुछ पूछना है किसी को? एबल टू एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सके। हाँ बेटा, जो सल्फर है वो प्रोटीन में आया और फास्फोरस डीएनए में आया। सल्फर प्रोटीन में आता है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। हाँ, एक्चुअल में वायरस ही, उसने डीएनए वायरस लिया हुआ था। नहीं, पर प्रूफ हम डीएनए को लेके कर रहे थे उस वक्त, इसीलिए सवाल बच गया ना भाई। जब मुझे कुछ आरएनए वायरस बने तो फिर सवाल आ गया ये। स्टेबल क्यों नहीं है? प्रोटीन के फंक्शन बहुत ज्यादा हैं, जिसके फंक्शन ज्यादा होंगे स्टेबल नहीं होगा। अलग अलग शेप्स हैं। एक्चुअल में क्या होती है, प्रोटीन की शेप बहुत स्पेसिफिक होती है। जैसे क्या है, प्रोटीन की फाइनल फोल्डिंग में बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं। हल्का से भी फोर्स में चेंज आएगा, शेप खराब हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बनी नहीं पाएगी। फोर्स ज्यादा काम कर रहा है पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। एक ही कोवलेंट फोर्स है या दो है मैक्सिमम। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थोड़ी है बहुत। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। हाँ बेटा, तो उससे पूछ। तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने वायरस ही बोली है डीएनए। वो तेरी बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इससे प्रूफ हो गया, इसलिए बोल रहा। हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं उसको। वो तो सारी चीजें पढ़ाएंगे ना अभी, आ रहा है। हम्म। नहीं नहीं, जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर एक्सप्रेस करे। हाँ बेटा, मतलब नो इम्पैक्ट अगर जब सेल डिवाइड करे लाइफ साइकिल के अंदर और चेंज इन फिजियोलॉजी से उस डीएनए पे या आरएनए पे फर्क ना पड़े। स्लो चेंज मतलब थोड़ा बदले और ऐसा ना हो बहुत ज्यादा बदले। बहुत ज्यादा बदलेगा तो बहुत फास्ट म्यूटेशन होने से कुछ बचेगा नहीं। जल्दी बोलो बेटा। अरे कुछ पूछना है किसी को? मेंडेलियन पैटर्न का मतलब जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर एक्सप्रेस करे। कोई भी ये नहीं कि एक जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, जीन नहीं बोल रहे। जेनेटिक मटेरियल ट्रेट एक्सप्रेस करे, दैट इज मेंडेलियन पैटर्न। चले आगे, आ जाओ जल्दी से। हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग चीजें कंपेयर करने जा रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। हमें प्रूफ हो गया था अनइक्विवोकल कहां से, हर से चेस से। लेकिन उसके बाद हमें यह भी पता है कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए होता है। क्लियर है? सही है। कुछ ऐसे वायरस है जिनमें आरएनए है। सवाल ही उठता है कि डीएनए ही क्यों। तो हमने चार रीजन लिखे हैं एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के, ये चार फीचर होना चाहिए। एक तरफ हम लिख रहे हैं स्टेबल, दूसरे तरफ लिख रहे हैं स्लो चेंज। मतलब स्टेबल तो हो ही, लेकिन धीरे धीरे बदले, ताकि क्या हो, म्यूटेशन हो, एवोल्यूशन हो। अब एक मिनट रुको ध्यान से।
स्लो चेंज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है। क्लास 10th की एनसीईआरटी लिखती है जब डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। पहले बात तो ध्यान से सुनेंगे, पहली बात गड़बड़ नहीं होता क्योंकि हम प्रूफ रीडिंग के साथ तैयार बैठे हैं। उसके बाद भी अगर गड़बड़ हो जाए डीएनए में तो उससे वेरिएशन आती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पर वो वेरिएशन इतनी ज्यादा कम थी कि उससे एवोल्यूशन नहीं हो रहा था, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इवॉल्व करना पड़ा? वहां पर हम दो सेल की वेरिएशंस कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी लिखती है लाइफ प्रोसेस, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स वाले में कहीं वो लिखती है। हाँ, स्लो चेंज पे आ जाओ, आओ भाई कंपेयर करो। अब कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। सबसे पहला पॉइंट किस क्या ले रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इधर देखें, सबसे पहला पॉइंट हम स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करने जा रहे हैं तीन लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्रोटीन को लेके, एक पॉइंट लिख देंगे। प्रोटीन जो है बेटा अनस्टेबल होती है। प्रोटीन अनस्टेबल होती है स्ट्रक्चरली, सबसे आसानी से खराब हो जाती है। अनस्टेबल है क्या? स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर उसका अनस्टेबल होता है। चेंज इन पीएच से आराम से खराब हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर से। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे, बोर्ड पे देखो। हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी दो तरह की स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रक्चरल और एक केमिकल। जब हम बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की, इसका मतलब किसी से रिएक्ट ना करे। जब हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात कहते हैं तो स्ट्रक्चर बना रहे। एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के छोड़ते हो वो बॉन्ड दोबारा बन जाता है। समझ आ रहा है? वो बॉन्ड खुद से अट्रैक्ट करता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर है? तो कह रहा है कि डीएनए स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है किससे? आरएनए से। प्रोटीन तो हटा ही दिया हमने। डीएनए क्या है बेटा? डीएनए स्ट्रक्चरली, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है किससे? आरएनए से। स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों? नहीं, क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है? रीजन, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या है ये? डबल स्ट्रैंड है। और अगर एक बार, ध्यान सुनेंगे, एक बार उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के छोड़ दो वो दोबारा जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? आप क्या करो, डीनेचर डीएनए, डीनेचर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, छोड़ दो वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि ये क्या है बेटा? इट इज डबल स्ट्रैंड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वंस हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्या किया, ब्रेक किया डीएनए में। किसमें ब्रेक किया? किसमें? डीएनए में। क्या होगा? इट कैन फॉर्म अगेन। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त मुझे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जो उसको डीएनए को खुला हुआ रखे। खुला हुआ डीएनए अपने आप बंद हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल अनीलिंग। अनीलिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में अपने आप होती है। पीसीआर याद है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यस, प्राइमर अपने आप जुड़ जाता है। क्लियर है? तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर? दूसरा एनसीईआरटी कहती है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ध्यान सुनेंगे, फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डीएनए की थर्मल स्टेबिलिटी पता चली। डीएनए की थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी प्रूफ हुई। कैसे प्रूफ हुई? ग्रिफिथ में जब हमने बैक्टीरिया को हीट से मार दिया, डीएनए के फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर फर्क पड़ा होता तो वो आर को एस में नहीं बदलता। समझ आ रहा है? मैं स्टेबिलिटी को लेके, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेके दो पॉइंट बोल रहा हूं। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, वो खुल के दोबारा जुड़ सकता है। सही है? दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हीट किल्ड एस ट्रेन में डीएनए का फंक्शन लॉस नहीं हुआ था। हीट किल्ड एस ट्रेन में, हीट किल्ड एस ट्रेन में डीएनए का फंक्शन लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि बाद में हमने प्रूफ किया था ना डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो डीएनए का फंक्शन नॉट लॉस्ट, इसका मतलब डीएनए स्टेबल बना रहा था।
इससे पता चल रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल है। दूसरा हम बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की। अगर बात करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की, तो केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। यस, केमिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले आरएनए कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए कैसे काम कर सकता है? कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। डीएनए नहीं करता, डीएनए नहीं करता। अगर आपको याद हो, आरएनए की एक्टिव साइट रिएक्ट करती है एक तरीके से सबस्ट्रेट से, उसको कोई ग्रुप देती है, फिर प्रोडक्ट से वापसी ले लेती है, तो कहीं ना कहीं रिएक्ट एक्टिव साइट क्या, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एक्टिव साइट सिर्फ बैठने के लिए साइट नहीं है, वहां पर कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी मदद से रिएक्शन कराया जाता है। सही है? और वो कुछ ऐसा है कि उससे 2 हाइड्रोजन ले लिए सबस्ट्रेट से, और क्या देखो क्या करता है एक्टिव साइट, क्या करता है, प्रोडक्ट को 2 हाइड्रोजन दे दिए, सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक्टिव साइट पे नेट उतना ही है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब एक्टिव साइट सिर्फ बैठने की साइट नहीं थी, रिएक्शन साइट भी थी। ये एक और डिफरेंस है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ। जब आप बात करते हो प्लेटिनम पैलेडियम की, जिसको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, वो सिर्फ जगह देते हैं रिएक्शन करने की, रिएक्शन में रोल नहीं करते कोई। याद है? समझ आ रहा है? एक्टिव साइट रिएक्ट भी करती है सबस्ट्रेट से थोड़ी देर के लिए। क्लियर? सही है। तो यहां पर समझ में आ रहा आरएनए कैसे काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात, 2-OH ग्रुप है आरएनए पे। आरएनए उसको क्या कर रहा है? मेक इट लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है प्रोन, प्रोन का मतलब टूट सकना, प्रोन टू डिग्रेडेशन। अब यहां पर एक चीज सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। ये सेल है, लिखो नहीं रुक जाओ, ये सेल है, ये डीएनए है। बेटा जेनेटिक्स एक्चुअल में अब चालू हुई है, ये चैप्टर वाली, यहां से चीजें समझनी बेस बनेगा, और जो बायो कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में यही काम आएगी जो मैं पढ़ा के जाऊंगा। एक्चुअल में क्या होगा, यही डीपेस्ट है, इससे ज्यादा है नहीं। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। ये डीएनए है, इससे ये आरएनए बन गया, ये आरएनए बाहर आ जाता है, ठीक है, इससे प्रोटीन बना ली। अब इस आरएनए का क्या होगा? इस आरएनए का क्या करेंगे? जल्दी बताओ। रिपीट कर रहा हूं, मैंने डीएनए से आरएनए बना लिया, आरएनए पे मैंने प्रोटीन बना ली। अब इस आरएनए का क्या करेंगे? इसको तोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? जब दोबारा प्रोटीन बनानी होगी तो दोबारा आरएनए बनाएंगे। क्लियर है? दोबारा आरएनए बनाएंगे। आरएनए आपके पास 3 तरह का है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है? अब जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस बात को समझना, और तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, आपके घर में किचन है, 100 दिन में कितना खाना बना होगा? हो सकता है 100 केजी बना हो, 100 दिन में 100 केजी बना होगा। लेकिन किसी गिवन टाइम पे बर्तनों का नंबर खाने के अमाउंट से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि बर्तन परमानेंट चीज है, खाना टेम्परेरी चीज है। किसी को मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गई ये बात? 3 टाइप के आरएनए हैं। अरे सुन लो यार, खाना बनता ही नहीं है, सुन लो ना ध्यान से। किसको नहीं खाना बन, इधर सुनो। 3 टाइप के आरएनए हमारे पास, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है? जो एमआरएनए है वो मान लो आपके घर में बनने वाला खाना है, तो जब उसको बनाया, यूज किया, तोड़ दिया। सही है? आरआरएनए और टीआरएनए परमानेंट आरएनए है, वो बार बार यूज होते हैं, जैसे उसी बर्तन में खाना यूज कर खा रहे हैं, फिर उसको यूज कर रहे हैं। सेम किसी गिवन सेल में अगर किसी टाइम पर देखूंगा, सबसे ज्यादा इसलिए आरआरएनए होता है। मेरी बात समझ में आई? एमआरएनए बन के टूट जाता है, तो किसी गिवन टाइम पे सबसे ज्यादा कौन से वाला होता है? आरआरएनए होता है। मेरी है आरआरएनए सबसे ज्यादा, फिर टीआरएनए। टीआरएनए छोटा होता है, आरआरएनए थोड़ा बड़ा होता है, तो वो उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। रीजन बता रहा हूं क्यों? क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम का पार्ट है। राइबोसोम एक प्रोटीन बनाने के बाद अब दूसरी प्रोटीन बनाएगा, फिर तीसरी बनाता रहेगा, तो राइबोसोम का आरएनए नहीं टूटता, एमआरएनए टूटता जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा टाइप के आरएनए कौन से होंगे, वो एमआरएनए होंगे, टाइप बोल रहा हूं।
तुम्हारे घर में 100 दिन में कितने टाइप का खाना बना होगा? 20 टाइप का। बर्तन भी इस टाइप के नहीं है, क्योंकि वो बार बार यूज हो रहे हैं। अरे कुछ समझ आ रही है? किसी गिवन टाइम पर कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा होता है? आरआरएनए। अच्छा, आरएनए अनस्टेबल है, इसका प्रूफ ये है कि आरएनए की एक हाफ लाइफ होती है। आरएनए धीरे धीरे टूटने लगता है, और उसमें कौन सा ग्रुप है जो उसको तोड़ने के लिए मजबूर करता है? ये 2' पे OH। तो जब 2' पर OH ग्रुप है, वो कुछ ऐसे न्यूक्लियस एक्टिव रखता है जो इस आरएनए को तोड़ देते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, इसीलिए जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि इस डीएनए से एमआरएनए को बनाकर बाहर लाते हैं, ठीक है सर, और यहां इसे यूज करते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए अभी बन रहा है, और बनते बनते ही उस पे राइबोसोम लगा देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुई, ट्रांसलेशन चालू कर दी। मतलब क्या हुआ? किचन में रोटी ठंडी हो जाए इससे पहले किचन में जाके खाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? रीजन, वो ठंडी हो जाएगी, अनस्टेबल है। तो एमआरएनए अनस्टेबल होता है यूकैरियोट्स का भी, उस पर प्रोटीन बना के ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, पर ये ज्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होती, ट्रांसलेशन चालू कर देते हैं। ये क्लियर है? और आरएनए अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ 2' ग्रुप उसको बहुत सारे आरएनए से तुड़वा देता है। और आरएनए कौन सा टूटता है? मेनली एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए नहीं टूटता है। अगर हम बात करते हैं किसी गैमेट की, स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म अगर ओवम के पास गया और वो अपने साथ न्यूक्लियस ले गया, तो न्यूक्लियस में जो वो आरएनए ले जाता है, वो ले जाता है टीआरएनए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आरआरएनए। एमआरएनए जरूरत पड़ने पर बनाएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म न्यूक्लियस में डीएनए तो ले ही जा रहा है, उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत ले जाएगा अपने साथ साइटोप्लाज्म, उसमें वो राइबोसोम या आरआरएनए वगैरह ले जाता है। क्लियर है? सही है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पर्म की टेल बाहर रह जाती है ओवम से, इसका मतलब मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं एंटर करता, सिर्फ सेंट्रियोल एंटर करता है। बहुत डीप क्वेश्चन है ये, कुछ पुराने बुक्स में था कि उसके अलावा राइबोसोम जा सकता है, क्योंकि राइबोसोम में कौन सा आरएनए? आरआरएनए, वो स्टेबल होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये वाली बात समझ में आ गई कि यूकैरियोट का एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि एमआरएनए प्रोकैरियोट्स का जल्दी टूट जाता है, इसीलिए उसकी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले क्या चालू कर देते हैं? ट्रांसलेशन चालू कर देते हैं। यहां कर नहीं सकते, क्योंकि इसको बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर है? ये क्लियर है? सही है। तो स्टेबिलिटी को लेकर, अच्छा डीएनए सारा ही स्टेबल होता है, डीएनए में ऐसा कुछ नहीं होता। किसको किसको तोते उड़ने चालू हो गए जेनेटिक्स में? यस, टाइप है ना, डाइवर्सिटी। आ जाओ भाई, ये हो गया। तीसरा देखो भाई, तीसरा मेरे पास यूरेसिल। यूरेसिल इज मोस्ट रिएक्टिव बेस। याद करो, यूरेसिल से ही थाइमिन बना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। टोटल कितने बेस होते हैं हमारे पास? 5, ए, टी, जी, सी और यू। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव यूरेसिल होता है। इसके दो प्रूफ हैं, यूरेसिल से थाइमिन बना है। दूसरा प्रूफ यह है कि टीआरएनए में कुछ मॉडिफाइड बेस होते हैं जो यूरेसिल से बने हुए हैं। उनमें से एक का सिंबल ये है, इसको कहते हैं स्यूडो यूरिडिन, और एक को कहते हैं डाईहाइड्रो यूरिडिन। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूरेसिल इज द मोस्ट रिएक्टिव बेस। इसके दो प्रूफ हैं, थाइमिन यूरेसिल से बनता है। कोई चीज रिएक्टिव होती है तो इसका मतलब रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, समझ आ रहा है? तो थाइमिन यूरेसिल से बना है। दूसरा प्रूफ, जो टीआरएनए होता है हमारे पास, इस शेप का, क्लोवर लीफ शेप का टीआरएनए, इसमें दो ऐसे नाइट्रोजिनस बेस हैं जो मॉडिफाइड हैं, और वो मॉडिफिकेशन सिर्फ यूरेसिल की है। समझ आ गया? एक का नाम है डाईहाइड्रोयूरिडिन। मुझे अगर मान लो स्ट्रक्चर नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगा? ये मान लो पिरिमिडिन रिंग है, यहां पर याद है किसी को CH2 होता है ना, फिर डबल बॉन्ड ऐसे कुछ बनाते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के यहां मिथाइल लगाते थे तो थाइमिन बनता था।
डाई हाइड्रो यूरिडिन का मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़नी है, सही है। यहां पे मान लो CH होता था, सॉरी, तो मैंने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन और बढ़ा दो, यहां डबल बॉन्ड हटा दो, उसको ये बोलते होंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यूरेसिल इज द मोस्ट रिएक्टिव बेस। इस बात के 2 सबूत, पहला थाइमिन, तीसरा टीआरएनए में कुछ मॉडिफाइड बेसिस मिलते हैं जो सिर्फ किसके होते हैं, यूरेसिल के। कोई डाउट है, यहां तक ठीक लग रहा है? तो ये 3 बातें क्या बता रही है, कौन सी स्टेबिलिटी को लेके, केमिकल स्टेबिलिटी। अगर देखा जाए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का एक मेजर रीजन ये है कि डीएनए जो है, ध्यान सुनेंगे, डीएनए जो है, डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल। किससे, आरएनए से। यहां तक समझ में आ रहा है, देन आरएनए। ये वाली बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ, बोर्ड पे सुनो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, रेप्लिका। हाँ भाई, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, रेप्लिका थी। मान लो एबल टू मेक रेप्लिका, आप सुनो ध्यान से सब लोग, एबल टू मेक रेप्लिका। अब सुनो, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से अपनी कॉपी बना सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे आप आरएनए से डीएनए बनवाते तो हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास डीएनए एंड आरएनए बोथ क्या है, न्यूक्लिक एसिड। बोथ क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं और ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट, किसी को ऑर्डर देना। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बनवा सकते हैं। कैसे, बाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी में दोनों बराबर है, ये वाली प्रॉपर्टी दोनों की बराबर है, ठीक है, कि दोनों अपनी कॉपी बनवा सकते हैं, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है डीएनए और आरएनए में कॉपी बनाने को लेकर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो और ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ये आरएनए है, ठीक। मेरे पास मैंने लिखा AUGGCA, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। मैंने यहां लिखा A, यहां लिखा T, यहां GGC, मान लो G लिख दिया, ठीक है। रुकना अभी 1 मिनट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मैं लिख रहा हूं। ए का सामने T, T के सामने A, G के सामने, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इसके सामने सही है, समझो। वो गलत क्यों है, क्योंकि मुझे पता उसके सामने सही है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं, तो मुझे पता है कि बनाना क्या है, ऑलरेडी पता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, जब उसको बना रहे होते हैं, ध्यान सुनेंगे, उसको बना के हमने रेडी कर लिया, वो बन चुका है, बनाते वक्त नहीं, बन चुका है। मान लो बने हुए आरएनए में मैं जी की जगह सी लगा दूं, मुझे कैसे पता चलेगा ये गलत है। ये बना, दोनों बने हुए हैं, मान लो दोनों बने हुए हैं, बने हुए में इस सी की जगह ए लगा दूं, तो मुझे पता है या तो ये गलत है या ये गलत है। समझ आया, बोलो। मेरे पास बना हुआ डीएनए है, मैं सी की जगह ए लगा दूं तो मुझे ये तो पता चलेगा ये गलत है। लेकिन मैं अगर यहां सी लगा दूं, तो अकेले वाले में मुझे कैसे पता चलेगा कौन गलत है, नहीं पता चलेगा। समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्लियरली ये है कि बना हुआ आरएनए अगर उसमें कोई बेस इधर उधर हो जाए तो कोई पता नहीं चल सकता, नेचर उसको ठीक भी नहीं कर सकती। नेचर डैमेज रिपेयर सिर्फ डीएनए का कर पाती है। रीजन, जब डैमेज होगा तो किसी एक स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड बदलेगा, तो दूसरा वाला बताएगा ना कि ये गलत है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो। अच्छा, अगर ये गलत है और मैं इसको ठीक कर दूं, तो इसका मतलब वो गलती परमानेंट हो गई, अब सब में जाएगी आगे। समझ आया नहीं आया, इस ऐसे ही म्यूटेशन आगे चलती चली जाती है। किसी को कुछ समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में गलती पता चलेगी, सिंगल स्ट्रैंड में गलती पता ही नहीं चलेगी क्योंकि वो अकेला है। क्लियर है? तो हम यहां पर कह रहे हैं रेप्लिका तो ठीक है, रेप्लिका हम बना सकते हैं, दोनों का बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन डीएनए ज्यादा बेटर पड़ता है कॉपी ओपी में भी, वो हम देखेंगे आगे। तीसरा बेटा, तीसरा है हमारे पास स्लो म्यूटेशन। बताओ, स्लो म्यूटेशन को लेके बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगी। पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नेचुरल सेल में है ही नहीं, सिर्फ कहां पे, वायरस में है ना, और वायरस कोई सेल नहीं है। इधर ध्यान दो बेटा, स्लो म्यूटेशन का मतलब समझो। देखो डीएनए जो है, डीएनए में म्यूटेशन स्लो है। ध्यान से सुनना बेटा, सुनना ध्यान से। तुम्हें कोई चीज, ध्यान सुने, तुम्हें कोई चीज याद नहीं है, इसके दो रीजन है। पहला, एक धीरे याद होती है, दूसरा तुम भूल जाते हो। ठीक है, सुनो ध्यान से, हाँ वो एक बात की बात है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे भी सुनो सुनो। डीएनए में ध्यान सुनेंगे, डीएनए में ध्यान सुनेंगे, डीएनए में म्यूटेशन स्लो है, इसके दो रीजन है। एक तो म्यूटेशन कम हो रही है, दूसरा जो हो रही है उसे ठीक भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो डीएनए में म्यूटेशन स्लो हो रही है, दूसरा हम क्या कर रहे हैं बेटा, दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, डैमेज रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। डैमेज रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग फर्दर, फर्दर प्रिवेंट चेंज, वो आगे और चेंज होना रोकता है। फर्दर क्या प्रिवेंट करता है, चेंज को, चेंज होना आगे रोकता है। यस और नो? समझ आ रहा है? पहले तो म्यूटेशन आसानी से नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, डैमेज रिपेयर, उसके बाद भी कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होती हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपने 10⁵ बेस पेयर जोड़े, एक म्यूटेशन हो रही है, ये सब करके 10⁸ बेस पेयर के बाद एक हो जाएगी। चांसेस आप घटा रहे हो सिर्फ इनसे, ऐसा नहीं कि होगी नहीं। क्लियर है? सही है, आगे आ जाओ। आरएनए क्या करता है, म्यूटेट करता है फास्ट। आरएनए क्या करता है, म्यूटेट करता है फास्ट। इस बात का प्रूफ क्या है, प्रूफ है आरएनए वायरस, जिसकी लाइफ, जिसकी क्या होती है बेटा, जो फास्ट मल्टीप्लाई करता है और उसमें म्यूटेशन जल्दी होती है, म्यूटेट फास्टर। आरएनए वायरस क्या है, फास्ट मल्टीप्लाई करता है और क्या करता है, म्यूटेट करता है फास्टर। आप याद करो जो कोविड का वायरस था, कोविड का वायरस था, याद है, कोरोना वाला वायरस, क्या नाम था उसका, याद है? उसकी बोले थे 32 म्यूटेशन, 40 म्यूटेशन हो चुकी है। यस है, क्या था, क्या नाम था उसका, वायरस का क्या नाम था, वायरस का क्या नाम था, H1N1 तो वो था, H1N1 नहीं होता, नाम भूल गए तुम लोग। ये वाला समझ में आ रहा है? बच्चे सुनो ध्यान से, आरएनए तेज म्यूटेट करता है, इसका प्रूफ है आरएनए वायरस बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं। क्लियर है? सही है, ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे जल्दी से, जल्दी। सार्स क्यों था, है सीओवी था उसमें, कुछ और भी नाम था उसका, जो लास्ट में म्यूटेशन हुई थी जिससे ज्यादा खतरनाक हुआ था, वो कौन सा था, हाँ डेल्टा वेरिएंट। एसी चलाओ, हाँ बेटा, तेज बोल, तेज, फंक्शनली स्टेबल थोड़ी होता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बोल, वो तो अभी पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ा है मैंने, ये वाली बातें समझ में आ गई है, वो मैं पढ़ाऊंगा। है सारा डीएनए थर्मोस्टेबल, इस भी सवाल गलत है। थर्मोस्टेबल का मतलब टेम्परेचर पे खराब नहीं होता, तो मोस्टली डीएनए नहीं खराब होते है। क्या खराब होता है, बहुत हाई पे तो सारा खराब हो जाएगा।
मैं ये कह रहा हूं प्रोटीन 40 डिग्री पे खराब हो रही है, 50 पे, डीएनए 90 पे खराब हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? स्टेबिलिटी कंपेरेटिव टर्म है। हाँ बेटा, हाँ, कौन क्या पूछ रहा, बोल बोल। हाँ, तो तू टीआरएनए को एमआरएनए से क्यों कंपेयर कर रहा है? वो करूंगा मैं भी बात, अभी रुक जाओ, उस पर बात करेंगे। हाँ, यूरेसिल पे ग्रुप अनस्टेबल होगा ना, जो ग्रुप लगे होंगे वो रिएक्टिव होंगे। एक तो उसमें ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, और वो जहां मिथाइल जोड़ते हैं वो भी ग्रुप रिएक्टिव होंगे। वो तो केमिस्ट्री का पॉइंट है कि क्या है, पर हम ये बोल रहे हैं अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्ट करता है। 1 मिनट, लिख लो यार, आगे करना है जल्दी, टाइम पास कर रहे हो आप लोग। एनसीईआरटी पढ़ो सब लोग। हाँ, जब बनाते वक्त उस वक्त पता चलेगा, बने हुए में होगा तो उस वक्त प्रूफ रीडिंग करते करते नहीं है हम लोग। प्रूफ रीडिंग उसकी करते हैं जो जरूरी हो, आरएनए खूब सारे बना सकते हैं। हाँ। हम्म। जो माइस का डेथ हो रहा था वो सेल मल्टीप्लाई करने से हो रहा था, तो जो सेल है ना वो तो डैमेज हो गया। डीएनए के स्टेबल होने से क्या होगा फिर? डीएनए अकेला काम तो नहीं कर सकता, उसको पूरी मशीनरी चाहिए, मशीनरी डैमेज हो गई। डीएनए स्टेबल है, पर अगर स्टेबल है तभी तो वो आर को एस में कन्वर्ट कर पा रहा है, क्योंकि उसको उसकी मशीनरी मिल गई। हीट किल किया तो सेल मर गया, पर डीएनए अभी काम का है, तभी वो जाके आर को एस में बदल रहा है। जेनेटिक मटेरियल अकेले काम कैसे करेगा? जेनेटिक मटेरियल को सेल चाहिए ना काम करने के लिए। हाँ बेटा, ठीक है, तो नहीं होगी, तो वायरस क्यों कंपेयर कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक नॉर्मल आरएनए से कंपेयर कर। सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए हमेशा स्टेबल है, हमेशा स्टेबल है। ग्रुप भी तो है उसमें। हाँ बेटा, टीआरएनए में कुछ मॉडिफाइड बेसिस होते हैं, यूरासिल से बनते हैं। किसमें? आरआरएनए में नहीं होते, उन मॉडिफाइड बेसिस के नाम हैं, वो सिर्फ टीआरएनए में होते हैं। आरआरएनए में कोई मॉडिफाइड बेस नहीं है। अरे लिख लिया, पढ़ लिया एनसीईआरटी। हाँ, कहां लिखा है मैंने? डीएनए की बात हो रही है। हाँ, वो टिक कर रहा हूं। एंजाइम टिक करेगा? एंजाइम होते हैं डीएनए डैमेज रिपेयर के, अपने आप कैसे ठीक होगा? हमारे अंदर पूरी मशीनरी है, लेकिन अगर वो फेल होती है मशीनरी तब में वो होती है, कैंसर होता है। हाँ बेटा, तेज बोल, तेज। बेटा डीएनए 90 डिग्री पे डीनेचर हो रहा है, आरएनए डीनेचर करने के लिए डबल स्टैंड होना चाहिए ना, आरएनए तो सिंगल स्टैंड होता है, तो डीनेचर वो कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। हाँ, तेज बोल, प्रूफ रीडिंग नहीं होता, बताऊंगा क्यों, बताऊंगा वो जब डीएनए रेप्लिकेशन कर। 1 मिनट, लिख लिया? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। चलिए, बस हो गया, जल्दी लिखो नहीं तो मैं 1 मिनट, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर समय नहीं मिलेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो पहले। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जहां जहां पे जरूरत आती रहेगी। जब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो मैं क्लियर बताऊंगा कि क्यों प्रूफ रीडिंग रेप्लिकेशन में करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में क्यों नहीं करते। समझ आ रहा है? वहां क्लियर बताऊंगा। हाँ, डीएनए थर्मोस्टेबल है, ग्रिफिथ से पता चल गया था। ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो स्टेबल है, ये तो पता चल रहा था ना।
अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगले में पता चल गया डीएनए। हम दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, हमें उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें ये आइडिया लग गया था कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो थर्मो स्टेबल था ना, बाद में पता चल गया वो डीएनए। तो हम ये मान रहे हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी पता चली थी। ठीक है, यस। चलो भाई आगे आगे आओ, हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। हाँ भाई इधर देखो जरा, फोर्थ हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन, बोर्ड पे ध्यान दो। फोर्थ हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ मेंडेलियन ट्रेट। मेंडेलियन ट्रेट, इधर देखेंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। यहां पर क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डीएनए जो है, इधर ध्यान दो, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं सुनो, हम ये कह रहे हैं बेटा यहां पे कि अगर कोई ट्रेट एक्सप्रेस करना है, प्रोटीन जो है वो ट्रेट एक्सप्रेस करती है, प्रोटीन ही क्या एक्सप्रेस करती है, ट्रेट एक्सप्रेस करती है। ट्रेट समझ में आता है, कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। बच्चे आप लोग बात कर रहे हो, इधर ध्यान दो, हमें एनसीईआरटी लिख के दे रही है कि फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरेज, अगर आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, रखना है बिना बदलाव के, तो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए बेटर है। हमारे पास क्या है, डीएनए बेटर है। लेकिन अगर मुझे ट्रांसफर करना है, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा है, समझो, अगर मुझे उस इंफॉर्मेशन को पास करना है, पास करना मतलब प्रोटीन बनाना है, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए चाहिए। तो इसलिए डीएनए आरएनए दोनों बने हुए हैं। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है बेटा, आरएनए चाहिए। हमारे पास क्या है, आरएनए चाहिए, आरएनए इज बेटर। अब ये चीज अपने दिमाग में बिठाओ, क्यों, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है। अब एक टॉपिक एनसीईआरटी लिखती है जिसको वो आरएनए वर्ल्ड के नाम से लिखती है, और वहां पर वो क्लियर बताती है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था। एनसीईआरटी क्लियरली पूछती है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था। तो आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, अब यहां पर थोड़ा सा मैं चीजें समझाऊंगा, उसको सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर सेल आने से पहले एक सेल जैसा कुछ बनता है, कवर, जिसको हम कॉन्सर्वेट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल बना होगा, वो हो सकता है आरएनए। हुआ ये है कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ट्रू, पर नेचर में कोई ऐसा लिविंग सेल नहीं है जिसमें आरएनए होता है। इसका यह मतलब था कि जब पहला सेल बना तब तक डीएनए जेनेटिक मटेरियल डिसाइड हो चुका था। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं दो बातें बोल रहा हूं। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया, कोई भी ऐसा लिविंग सेल नहीं है जिसमें आरएनए होता है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल आरएनए आ गया और वो डीएनए में बदल गया, तो पहले सेल में डीएनए था। कुछ सब कुछ बेकार है, मैं क्या बोल रहा हूं कोई मतलब नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चुप, शांत रहे, बस शांत रहो, सुनो ध्यान से। मैंने बोला आपको कोई भी ऐसा लिविंग सेल नहीं है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, पर पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया। इसका मतलब जब सेल इवॉल्व कर रहा था उसकी पहले की एक स्टेज थी जिसमें आरएनए आया होगा। जब तक प्रॉपर एक सेल बना तब तक डीएनए इवॉल्व हो गया था, मैं ये कह रहा हूं। ये क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, और वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर देता था, परफॉर्म ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन टू इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर देता था। मैं आपको समझाता हूं कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, ध्यान से देखेंगे बेटा। मेरे पास ये आरएनए है, आरएनए ध्यान से सुनो क्या क्या काम कर सकता है।
अब मुझे बताओ प्रोटीन बनाने के लिए मुझे कौन सा आरएनए चाहिए? तीनों आरएनए चाहिए, तीनों आरएनए चाहिए। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। एक चाहिए एमआरएनए जिस पे इंफॉर्मेशन है, दूसरा चाहिए राइबोसोम जिसमें आरएनए है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आता है। तो आरएनए जो था वो सारे फंक्शन कर पाता था, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता था, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता था, एक्ट एज कैटलिस्ट। दूसरा वो क्या करता था बेटा, एडेप्टर की तरह काम कर लेता था। तीसरा वो देता था इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन भी देता था। उसके अलावा वो दूसरे आरएनए को भी काट सकता था, उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हम पढ़ेंगे जब एचएन आरएनए से एमआरएनए बनाएंगे। तो एक ही आरएनए सारे काम कर पाता था, मतलब अलग अलग होंगे, आरएनए सारे काम कर पाता था। किसको लेकर? प्रोटीन बनाने को लेकर। पर इस आरएनए की कुछ प्रॉब्लम थी। आरएनए सारे काम कर पा रहा है, आरएनए सारे काम कर पा रहा है, परफॉर्म ऑल फंक्शन, पर इसकी कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? अनस्टेबल था। क्या था? अनस्टेबल था। तो सॉल्यूशन ये है बेटा इसका, फ्रॉम आरएनए डीएनए इवॉल्व हुआ होगा। फ्रॉम आरएनए हमारे पास डीएनए इवॉल्व हुआ होगा। और डीएनए इवॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या चेंजेस किए? सुनो, हमने डीएनए इवॉल्व करने के लिए आरएनए में क्या क्या चेंजेस किए होंगे, सोचो ध्यान से। सबसे पहला चेंज हमने क्या किया था? यूरेसिल को थाइमिन में बदला। यूरेसिल को किस में चेंज किया? चेंज टू थाइमिन। यस। तो उसके लिए मुझे मिथाइलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? सही है। दूसरा हमने क्या किया बेटा? दूसरा हमने 2' पर एच कर दिया। तीसरा हमने डबल स्टैंड बना दिया। यस और नो? मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो कोई चीज है, कोई खाने की चीज है, वो अनस्टेबल है, तो हमने स्टोरेज के लिए किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि उसे स्टोर कर सकते हैं। यूज करने की फॉर्म यही है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए डीएनए से वापसी आरएनए बनाना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा कौन है? आरएनए। वो सारे काम कर सकता है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? अनस्टेबल है। सॉल्यूशन क्या है? डीएनए इवॉल्व करो। पर डीएनए खुद कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट क्या है? उसको फिर आरएनए बनाना ही पड़ेगा। सही है। मान लो अगर डीएनए ये सारे काम कर सकता होता तो आरएनए एक्सटिंक्ट हो गया होता। क्लियर है? सही है। आरएनए वर्ल्ड रीड करेंगे, बस आरएनए वर्ल्ड रीड करेंगे। एनसीईआरटी से आरएनए वर्ल्ड रीड करेंगे। सही है। मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये सब है, ये सब। क्योंकि मुझे क्या बनानी है? प्रोटीन। उसके लिए क्या बेटर है? आरएनए बेटर है। स्टोरेज के लिए क्या बेटर है? डीएनए बेटर है, क्योंकि डीएनए क्या है? स्टेबल है। आरएनए वर्ल्ड पढ़ो। बेटा आपको जान के हैरानी होगी, 2022 यूपीएस उसका, 2022 कर रहा हूं, 2012 सिविल सर्विस मेंस के पेपर में आरएनए वर्ल्ड करके 40 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो मेंस का सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। उसमें यही एक्सप्लेन करना था। पर दिक्कत यह है कि ऐसा कहीं सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ। तो जिसने कभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसको थोड़ा आइडिया रहा होगा। इसीलिए वो तैयारी बहुत मुश्किल है। बुक्स की कोई रेंज नहीं है, मतलब रेंज बहुत बड़ी है। इसलिए बोलते हैं जो भी है यही आसान है, नीट जेई, उसके बाद बहुत मुश्किल है। क्लियर बता रहा हूं आपको, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है। ठीक है। जैसे मेंस में सब्जेक्ट होता है ना, आप कुछ भी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, बॉटनी, जूलॉजी, सब्जेक्ट होते हैं एक। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वैसे ही जूलॉजी के पेपर में क्वेश्चन था, ओवरलैपिंग है ना जेनेटिक सेल बॉटनी जूलॉजी में। आरएनए वर्ल्ड पढ़ो बेटा जल्दी से। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसका मतलब दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे ना, तो हम ये पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम बनवाता है।
और उसमें कोई प्रोटीन नहीं है ये बनाने के लिए, आरएनए है। यस, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, हमने डीएनए से जब आरएनए बनाया तो हमने एक स्टेबल चीज इवॉल्व कर ली है। हमने क्या करी है? स्टेबल चीज इवॉल्व कर ली है, ये बोला है भाई। समझ ध्यान से, खाना 4 दिन रखे ही खराब हो जाएगा ना, तो जिस समय यूज करना उस वक्त तो बनाएंगे खाने के लिए, उस वक्त नहीं खराब होगा। समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको स्टोर नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं सिर्फ। क्लियर है? हाँ बेटा। डिफरेंस दोनों कैटलिस्ट ही है। हम यहां पे कौन से कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं? आरएनए जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। आरएनए क्या होता है? इन राइबोसोम क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। आप जब पढ़ोगे ना पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पर मैं आपको एक राइबोजाइम बताऊंगा, 23S-rRNA। वो क्या है? कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट प्रोटीन भी हो सकती है, आरएनए भी हो सकती है, पर आरएनए बहुत रेयर होता है, क्योंकि आरएनए के बहुत सारे 3D स्ट्रक्चर्स बनते नहीं है। प्रोटीन ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकता है, इसलिए प्रोटीन को मेन कैटलिस्ट रखा है नेचर ने। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? लास्ट लाइन कह रहा है डीएनए, देखो, डबल स्टैंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री फर्दर रेजिस्टेंस, वही तो बताया था पीछे, डबल स्टैंड बनाया था, उसमें एक गलती करी। हाँ, डबल स्टैंड होने की वजह से वो क्या होगा, उसमें उसमें क्या होगा, रिपेयर करना पॉसिबल है। हाँ, उसको तोड़ हटा के वहां नॉर्मल लगा दे। रिपेयर तभी पॉसिबल है जब डबल स्टैंड है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्या? हाँ, स्प्लाइसिंग लिखा है ना, वही मेटाबॉलिज्म, वही मतलब एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म हो गया, एंजाइमेटिक प्रोसेस। स्प्लाइसिंग भी क्या है? 1 मिनट रुको भाई सारे, सुनो ध्यान से। आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइबोजाइम। राइबोजाइम तुम्हारे सिलेबस में 2 जगह है आरएनए, एक राइबोसोम के अंदर है। आरएनए राइबोसोम में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। दूसरा एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनाते हैं, वहां एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, वहां भी आरएनए एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो आरएनए आपके सिलेबस में कैटलिस्ट की तरह 2 तरह से काम करता है। जो मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है ना, वो मेटाबॉलिज्म इसके लिए लिख रहा है, वो स्प्लाइसिंग के लिए। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? एचएनआरएनए को काट के क्या बनाना? एमआरएनए। वो भी एक राइबोजाइम है। उसके अलावा राइबोजाइम और कहां पर है? राइबोसोम में। राइबोसोम में जो क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया सबने? जल्दी। सही तो कह रहा है। हाँ, हाँ तो सही है, वहां यही लिखेगा, टीचर पढ़ाएगा उसे, ये मतलब। क्योंकि जेनेट एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए पहले आया है, तो समझ नहीं रहा। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि सेल के अंदर पहला आया है, वो पहले आ गया था। हाँ, हाँ भाई, बोल बोल। क्या? ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो आरएनए कराता है, एंजाइम नहीं कराता, वो राइबोजाइम की बात कर रहा है। डायरेक्ट देर बोला था ना, डुप्लीकेशन मतलब कॉपी। आरएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, वो भी बनवा सकता है, और वो ही बनाता नहीं है, वो एक अलग चीज है, बना सकता है। आरएनए से आरएनए नहीं बनता, पर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर मेरे पास एक आरएनए पॉलीमरेज हो, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, तो बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट डालो जल्दी से। मेसल्सन स्टाल कल वाले पिटाई कर दूंगा मैं 2-3 की। है, चलो कल पढ़ रहे हैं, छोड़ दो। सुनो पहले, बात सुनो ध्यान से सब लोग, सुनो ध्यान से। अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लो, आपके पास टाइम है, मैं टाइम निकाल के उसका सोल्यूशन बना देता हूं।
पर प्लीज असाइनमेंट्स पूरे करो, नहीं तो फंस जाओगे आप। क्लियर है? ठीक है, कल पढ़ रहे हैं यहां से।